जहाज़ों के पैंदे में बमों के फट जाने के बाद बड़े बड़े सुराख बल्कि शगाफ पड़ जाने थे, जिनमें से समंदर का पानी क़यामत खेज रेलों की तरह जहाज़ों में भरना शुरू हो जाता और फिर जहाज़ों को तमाम असलहा और फौजी साजो सामान के साथ समंदर में गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता था। हम समंदर में ठीक उस जगह आकर किनारे पर आ गए जहां हमारी कश्ती बंधी हुई थी। हमने जल्दी जल्दी डाइविंग सूट उतारकर चमड़े के थैले में रखे और अपने कपड़े पहने। ऑक्सीजन मास्क और रबर के डाइविंग सूट और प्लास चमड़े के थैले में डालकर थैले को वहीं समंदर में फेंक दिया और कश्ती को तेजी से चलाते हुए जहाज़ों से जिस कदर दूर हो सकते थे समंदर में दूर होते चले गए। कमांडो औरंगजेब ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की चमकीली सुइयों को देखकर मुझे कहा, बमों के फटने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। हमें माहीगीरों की झोंपड़ियों की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जहाज़ों के धमाके और उनके गर्क हो जाने के साथ ही इस सारे इलाके को बहरिया की सिक्योरिटी गार्ड और फौजी घेरे में ले सकते हैं। कमांडो औरंगजेब का ख्याल दुरुस्त था। मैंने वहीं से कश्ती को दूसरी तरफ डाल दिया। अब हमारी कश्ती तेजी से उन दरख्तों के अकब में साहिल की तरफ जा रही थी जहां से हम कश्ती को लेकर चले थे। किनारे पर पहुंचकर हमने कश्ती को समंदर में ही छोड़ दिया और खुद दौड़ते हुए सामने दरख्तों के अंधेरे में घुस गए। हमारी बाएं जानिब समंदरी खाड़ी में खड़े जहाज़ों की रोशनियां हमें दरख्तों के दरमियान से दूर झिलमिलाती नजर आ जाती थीं। एक जगह आगे नदी आ गई। ये समंदर ही की कोई शाख थी। हम वहां रुक गए। औरंगजेब ने घड़ी पर निगाह डाली और कहा, बमों के ब्लास्ट होने में बमुश्किल 15 मिनट रह गए हैं। हमें इतनी देर में इस इलाके से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाना चाहिए। हम नदी के किनारे किनारे जहाज़ों के मुखालिफ रुख को तेज तेज चलने लगे। यहाँ कोई जंगल तो था नहीं, कहीं कहीं झाड़ियाँ थीं और कहीं झोंपड़ी नुमा क्वार्टर बने हुए थे। हम जितनी तेज चल सकते थे चल रहे थे। आखिर हम एक छोटी सी सड़क पर निकल आए। ये सड़क पौंडीचेरी की बंदरगाह की तरफ जाती थी। हम सड़क पार करके सामने वाले क्वार्टरों की कतारों में दाखिल हो गए। यहाँ से एक रास्ता एक छोटे से मैदान में निकल गया। यहाँ मैदान की तरफ किनारों पर खंभों पर बत्तियां रोशन थीं। हम इन बत्तियों की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ चलने लगे। कमांडो औरंगजेब ने घड़ी पर निगाह डाली और बोला, सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। हमें इस बात की खुशी भी थी कि हमारा मिशन आधे से ज्यादा मुकम्मल हो गया है और हमने बड़ी कामयाबी से दोनों जहाज़ों के नीचे ताकतवर बम लगा दिए थे। इन बमों का सुराग लगाकर उन्हें नाकारा करना अब तकरीबन नामुमकिन था। अव्वल तो उनका सुराग ही नहीं लग सकता था। मैंने औरंगजेब से कहा, आगे चलते हैं, हो सकता है आगे कोई और सड़क मिल जाए जो हमारे इलाके की तरफ जाती हो। वो कहने लगा, हमें तो मालूम ही नहीं कि जहाँ कौन सी सड़क किस तरफ जाती है। हम इस शहर में अजनबी हैं और सड़कों रास्तों से नावाकिफ हैं। हमें तो सिर्फ बंदरगाह वाले इलाके से दूर होना चाहिए। मैंने कहा, तुम चलो तो सही। क्वार्टरों पर अंधेरा और खामोशी तारी थी। हम उनके पीछे से होकर जा रहे थे। क्वार्टरों का इलाका खत्म हुआ तो आबादी शुरू हो गई। यहाँ रात के वक्त भी काफी रोशनी थी। हम उनसे बचते बचाते मजीद आगे चले गए। आगे एक बड़ी सड़क आ गई जहाँ से एक फौजी ट्रक फराटे भरते गुजर गया। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा ख्याल है हम खतरे के मकाम से निकल आए हैं। अब हमें किसी जगह रुककर बमों के धमाकों का इंतजार करना चाहिए। अगर दोनों जहाज़ों में बारूद का जखीरा भी हुआ तो धमाके कयामत खेज होंगे। अगर बारूद का जखीरा न भी हुआ तब भी इन मैग्नेट बमों की इस कदर ताकत है कि इनके धमाके सारे शहर में सुने जाएंगे। हम वहीं सड़क पर उतरकर एक जगह दरख्तों के नीचे छुपकर बैठ गए। हमारे कान धमाकों पर लगे हुए थे। कमांडो औरंगजेब की निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। फिर भी मैं अपनी घड़ी को देखने लगा। हमारी घड़ियां मिली हुई थीं। हमारे अंदाजे और हिसाब के मुताबिक बमों के फटने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने शक का इजहार करते हुए औरंगजेब से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बम किसी माहिर ने तैयार किए थे और वक्त पर दगा नहीं देंगे? वो कहने लगा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि ये बम जिसने तैयार किए थे धमाका खेज मवाद तैयार करने में किस कदर माहिर हैं। जब मैग्नेट बमों की ड्यूरेशन खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड रह गए तो हम बिल्कुल खामोश हो गए। हमारी नजरें अपनी घड़ियों पर जमी हुई थीं। कमांडो औरंगजेब कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोला, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। हमने थोड़े थोड़े वक्फे से बमों के फ्यूज ऑन किए थे। हो सकता है धमाके जग के बाद दीगरे ना हों। अब ये जुमला उसने खत्म ही किया था कि रात का सन्नाटा एक खौफनाक धमाके की गूंज से लरज उठा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा और धमाकों का सिलसिला 12 मैग्नेट बमों के 2-2 सेकंड के वक्फे के बाद फटने तक जारी रहा। उसके साथ ही हमें दूर से फायर ब्रिगेड के इंजनों की आवाज़ें सुनाई दी। हम उठ खड़े हुए। कमांडो औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, अब हमारे तैयार किए हुए बमों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुजाहिदों की केमिकल इंजीनियरिंग का कायल हो गया हूँ। अब यहाँ से भागो। हम सड़क पर जल्दी जल्दी चलने लगे। जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ शहर की इमारतों और मकानों, कोठियों की झिलमिलाती रोशनियां नजर आ रही थीं।
मुझे कुछ मालूम नहीं था कि हम शहर पौंडीचेरी के कौन से इलाके में हैं और यहाँ से कौन सा रास्ता हमें हमारी सराय वाली चौक की तरफ ले जाएगा। उस चौक का नाम मुझे याद था। वहाँ कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं था। हम एक चौराहे में आए तो सामने से एक टैक्सी चली आ रही थी। वो खाली थी, उसकी सुर्ख बत्ती रोशन थी। मैंने सड़क के बीच में खड़े होकर उसे हाथ दे दिया। टैक्सी रुक गई। मैंने चौक का नाम लेकर कहा कि हमें वहाँ जाना है। टैक्सी ड्राइवर मद्रासी था। बोला बैठो। हम टैक्सी में बैठ गए। उसने टैक्सी वहीं से वापस मोड़ी और खाली सड़क पर मुखालिफ समत को डाल दी। मालूम हुआ कि हम अपनी सराय वाले इलाके से काफ़ी दूर निकल आए हैं। मैंने कमांडो औरंगजेब के कान के करीब जाकर कहा, हमें चौक से ज़रा पहले ही उतर जाना चाहिए। वो बोला ठीक है। टैक्सी न जाने कौन कौन से इलाके से गुजरती हुई एक कुशादा सड़क पर आई तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, अभी हमारा चौक कितनी दूर है? वो बोला, अगले बाजार में। मैंने कहा ठीक है, हमें यहीं उतार दो। हमने वहीं टैक्सी छोड़ दी और फुटपाथ पर पैदल चलने लगे। एक बाजार खत्म हो गया, दूसरे बाजार में आए तो मैंने अपने बाजार को पहचान लिया। सामने उस चौक की ट्रैफिक लाइट्स रोशन थीं जिसके करीब ही हमारी सराय थी। हम चौक में से गुजरकर उस बाजार की तरफ मुड़ गए जहां से एक गली हमारी सराय की तरफ जाती थी। अचानक वही तमिल मद्रासी न जाने कहां से निकल आया जिसे हमने एक रात पहले देखा था जब हम ड्राइविंग क्लब से वापस आ रहे थे, और उस भिखारी ने मुझसे सिगरेट मांगा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भिखारी था। उसने करीब आकर हंसकर तमिल जबान में कुछ कहा और पहले की तरह हाथ मुंह पर रखकर अंदर की तरफ सांस खींचा जैसे सिगरेट क्या कश लगा रहा हो। साहब सिगरेट। उसने सिगरेट मांगा। मेरे पास सिगरेट था मगर मैंने कहा नो सिगरेट, और हम दोनों आगे निकलकर अपने बाजार में दाखिल हो गए। कमांडो औरंगजेब ने मुड़कर देखा और कहा, यह आदमी मुझे मशकूक लगता है। ये उस रोज भी हमें उस जगह रात को मिला था, आज भी इसी जगह मिला है। मैंने कहा, यह इस इलाके का कोई नीम पागल भिखारी है। ऐसी शक शुबे वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में इस किस्म के भिखारी अक्सर सड़कों पर मिल जाते हैं। कमांडो औरंगजेब खामोश हो गया। हम गली में आ गए। गली सुनसान थी और खाली थी। सराय की ड्योढ़ी में चौकीदार तख्त पर उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। हम दबे दबे कदम उठाते उसके करीब से होकर गुजर गए। कमरे में आते ही हमने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई और अपनी चारपाइयों पर यूं बैठ गए जैसे किसी ने हमारे सरों पर से 3-3 मन का बोझ उठा दिया हो। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमें अभी जहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए और दिल्ली की तरफ जाती जो भी गाड़ी मिले उसमें सवार होकर निकल जाना चाहिए। कमांडो औरंगजेब एक दलेर कमांडो जरूर था मगर अभी उसे कमांडो ऑपरेशंस का इतना वसी तजुर्बा नहीं था। मैंने उसे कहा, इस वक्त रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को खुद ही दुश्मन के हवाले करने के बराबर होगा। तुम जानते हो कि हम भारतीय बहरिया की हाई कमांड को किस कदर तबाहकुन नुकसान पहुंचा कर आ रहे हैं। हमने उनके असलहे और फौजी साजो सामान से लदे हुए 2 बड़े जहाज समंदर में गर्क कर दिए हैं। अब तक तो पौंडीचेरी की सिविल और मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस शहर के कोने कोने में पहुंच चुकी होगी और इसके अलावा पुलिस ने भी सारे शहर की नाकाबंदी कर दी होगी। शहर से बाहर निकलने वाले चूहे की भी तलाशी ली जा रही होगी। तो फिर तुम्हारी क्या राय है? क्या इसी जगह पड़े रहें? ये जगह भी तो महफूज नहीं है। यहाँ बाहर से आकर मुसाफिर ठहरते हैं, पुलिस यहाँ भी छापा मार सकती है। मैंने कहा, यह सराय एक गैर मारूफ जगह है जहाँ मजदूर पेशा लोग आकर ठहरते हैं। पुलिस शहर के बड़े बड़े होटलों की तो जरूर चेकिंग करेगी मगर यहाँ नहीं आएगी। काश उस वक्त मैं कमांडो औरंगजेब की बात मान लेता और उसे ना तजर्बाकारी का ताना देकर उसकी तजवीज़ को रद्द न करता। बाद में जिस किस्म के संगीन हालात पेश आए उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान को अपने तजुर्बे और इल्म पर कभी नाज नहीं करना चाहिए और दूसरे की राय पर ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। मैंने यही फैसला किया कि हम कम से कम 2-3 रोज़ तक उसी सराय में रहेंगे। जब शहर में पुलिस की चेकिंग नरम पड़ जाएगी फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम बत्ती बुझाकर सो गए। दूसरे दिन हम देर तक सोए रहे। काफी दिन चढ़े उठे नीचे गली में जाकर चाय की दुकान पर नाश्ता किया। वहाँ हर कोई अपनी अपनी जबान पर उसी मौजू में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने चाय की दुकान वाले से पूछा कि क्या बात हो गई है। ये दुकानदार हमारा वाकिफ बन गया था और बम्बई का रहने वाला था। उर्दू अच्छी तरह से बोल लेता था। कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम बाबू, रात को बंदरगाह पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे 2 जहाजों को बमों से उड़ा दिया है। कहते हैं दोनों जहाजों में हमारी फौज के लिए असलहा भरा हुआ था। उधर बंदरगाह की तरफ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को वहां जाने और वहां से निकलने की इजाजत नहीं है। शाम के अखबारों में ये खबर जली सुर्खियों के साथ छपकर बाजारों में आ गई। पौंडीचेरी में 2-3 अखबार अंग्रेजी में भी छपते थे। हमने अंग्रेजी का एक अखबार खरीद लिया और कमरे में आकर उसे गौर से पढ़ने लगे। पहले सफ़े पर जहाज़ों की तबाही की खबर शह सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। खबर में लिखा था कि भारतीय बहरिया के 2 जहाज जिनमें भारी मिक़दार में गोला बारूद और फौजी साजो सामान लदा हुआ था, कश्मीरी कमांडो ने समंदर में गर्क कर दिए हैं। जहाज़ों में बारी बारी धमाके हुए।
जहाज़ों के टुकड़े उड़ गए और चंद सेकंड में दोनों जहाज समंदर में डूब गए। खबर में ये भी बताया गया था कि भारतीय बहरिया के 15 जवान और दोनों जहाज़ों के अमले के 11 आदमी इस हादसे में हलाक हो गए हैं। खबर के आखिर में लिखा था कि फौज और शहर की पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी है। बंदरगाह के सारे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस कश्मीरी कमांडोज को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही है। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, अब तुम क्या राय देते हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है अगर हम उस वक्त स्टेशन पर चले जाते तो उस शहर से फरार होने में कामयाब हो सकते थे। अब मामला मुश्किल लगता है। मैंने उसे कहा, कोई मुश्किल नहीं। हम चाय की दुकान के कोने में बैठे चाय पीते हुए दबी आवाज में पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे आसपास कोई ग्राहक नहीं बैठा था। फिर भी मैंने एहतियात से काम लेते हुए औरंगजेब से कहा, चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। हम उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। सराय की ड्योढ़ी में सराय के मालिक हाजी साहब बैठे थे। कहने लगे, तुमने कुछ सुना भाई? उन्होंने बड़ी राजदारी से हमें अपने पास बुलाकर कहा, रात इंडिया के 2 जहाज कश्मीरी कमांडो ने तबाह कर दिए हैं। भाई, जब तक भारत मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी का हक दबा कर बैठा है और कश्मीरियों पर जुल्म करता रहेगा, फिर तो यही कुछ होगा। मैंने कहा, हाजी साहब, हमने अभी अभी ये खबर सुनी है, अफसोस हुआ है हमें तो। आखिर हमारे अपने देश का ही नुकसान है। हाजी साहब चुप हो गए। दबी जबान में सिर्फ इतना कहा, लेकिन हमारी हुकूमत को भी तो चाहिए कुछ सोचे। हम हुआ करते ऊपर अपने कमरे में आ गए। हमारे पास हमारे कमांडो होने का सबूत एक कमांडो चाकू था। मैंने औरंगजेब से कहा, कुछ पता नहीं आगे चलकर हालात क्या सूरत इख्तियार कर लें, इसलिए हमें कुछ बातें अभी से तय कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि कल से हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। यहाँ मैं रहूंगा या तुम यहाँ रहना और मैं शहर के किसी दूसरे सराय में चला जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब हमें मौका मिलते ही अलग अलग इस शहर से फरार होना होगा। तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो, तुम खुफिया पुलिस वालों को पहचान लेने की सलाहियत रखते हो। तुम अकेले मौका महल देखकर रेलवे स्टेशन पर जाओ और वहां से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर पहुंच जाओ। मैं अपने तौर पर इस शहर से किसी न किसी तरह निकलूंगा और वापस नागपुर मेजर शरद दीवान के यहाँ पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं अभी कुछ देर मेजर शरद के पास रहना चाहता हूँ। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच का मेजर है। हालात नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर भरपूर हमले का नापाक मंसूबा तैयार कर लिया है। मैं उस फौजी मंसूबे के मजीद खुफिया राज मालूम करना चाहता हूँ। ये राज मुझे मेजर शरद दीवान के साथ रहकर ही हासिल हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें अपने अपने कमांडो चाकू कहीं फेंक देने चाहिए। अगर किसी जगह हमारी तलाशी ली गई या हमारी चेकिंग हुई तो ये चाकू हमारा कमांडो होना साबित कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो औरंगजेब कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इसी सराय में रहूंगा, तुम किसी दूसरी सराय में चले जाना। मैं हालात के मामूल पर आते ही श्रीनगर की तरफ निकल जाऊंगा। तुम नागपुर चले जाओ। बाकी कमांडो चाकू हम आज ही कहीं गायब कर देते हैं। जरा शाम हो जाने दो, मैं इन्हें जाकर किसी नाले में फेंक दूंगा। मैंने अपना चाकू निकालकर कमांडो औरंगजेब को दे दिया। उसने अपना चाकू भी निकाला और दोनों को अखबार में अच्छी तरह लपेटकर चारपाई के नीचे रख दिया। दोपहर को हम बाजार में खाना खाने गए तो हमें फौज और पुलिस की 2-3 गाड़ियां चौक में खड़ी नजर आईं। कुछ फौजी भी वहां खड़े थे। हम खामोशी से इस छोटे से होटल में दाखिल हो गए जहां से हम अक्सर खाना खाया करते थे। ये मद्रासी होटल था। हमने खाना खाया और वहां बैठे रहने की बजाय वापस अपने कमरे में आ गए। आती दफा हमने चौक की तरफ निगाह उठाकर देखा, फौजी और पुलिस की गाड़ियां अभी तक वहीं खड़ी थीं। औरंगजेब कहने लगा, कहीं फौज और पुलिस इस इलाके की नाकाबंदी तो नहीं कर रही? मैंने कहा, इस इलाके में कोई ऐसी खास बात नहीं है। यहाँ कोई होटल वगैरह भी नहीं, सिर्फ यही एक सराय है। पुलिस और फौज वैसे ही अपनी सरगर्मियां दिखा रही है। हम कमरे में आकर चारपाइयों पर लेट गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सूरज गुरूब होने लगा तो औरंगजेब बोला, मेरा ख्याल है हम चाकुओं को यहाँ से कहीं बाहर ले जाने की बजाय क्यों ना पीछे जो कूड़ा करकट वाली गली है वहां फेंक दें। मैंने कहा, चूंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें इस सराय में रहना है, अगर कूड़ा उठाने वाले ने चाकू देख लिए तो तुम पर कोई आफत नाजिल हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इसे यहाँ से किसी दूर गंदे नाले में फेंक आओ। अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। कमांडो औरंगजेब ने पुख्ता अज़्म के साथ कहा, मैं हर खतरे से निपटना जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें फेंक आता हूँ। ये कहकर औरंगजेब ने चारपाई के नीचे से चाकुओं वाला बंडल उठाकर बगल में दबा लिया। मैंने कहा, कुछ देर ठहर जाओ, शाम का अंधेरा हो जाने दो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कुंडी लगा लो। मैं अभी गया और अभी आया। वो कमरे से निकल गया। मैंने उठकर कुंडी लगा दी। गली की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसमें से झांक कर देखा। औरंगजेब बगल में अखबार का बंडल दबाए सर झुकाए बाहर निकला और गली में खामोशी से शरीफाना चाल चलता चौक में जाकर एक तरफ मुड़ गया। मैं चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि कल कमांडो औरंगजेब तो इसी सराय में रहेगा, मैं शहर की किसी दूसरी सराय में चला जाऊंगा। सराय के मालिक हाजी साहब से कह दूंगा कि मैं एक जरूरी काम से मद्रास जा रहा हूँ, मेरा साथी यहीं रहेगा, 2-1 दिन में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मैं चारपाई पर लेट गया, जैकेट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि खुदा का शुक्र है हमने बड़ी कामयाबी से अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया है और यूं इस असलहे को समंदर की तह में हमेशा के लिए गर्क कर दिया है जो कश्मीर के महाज पर और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला था।
अब मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि किसी तरह मुझे ये फौजी राज मालूम हो जाए कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला करने वाला है, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को खबरदार कर दूं कि दुश्मन फलां तारीख को हमला कर रहा है। ये टॉप सीक्रेट फौजी राज था। आमतौर पर इसकी खबर फौजी हाई कमांड के 2 टॉप रैंक के अफसरों के सिवा और किसी को नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान को इस राज का इल्म हो। फिर भी मुझे अगर कहीं कोई सुराग मिल सकता था तो मेजर शरद दीवान से ही मिल सकता था, क्योंकि ये भारतीय फौज की डिफेंस ब्रांच की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर था।